राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों का फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम की क्लास में। बहुत ही कम दिन है आपकी परीक्षा में और उम्मीद है आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी और पूरे पूरे 10 में से 10 अंक आपके आए, ऐसा प्रयास आपका चल रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ छात्रों की विशेष डिमांड थी कि इस टॉपिक को एक बार फिर से थोड़ा आराम से क्लियर करा दें। कुछ शब्द हैं, कुछ विधिक शब्द हैं, कुछ लीगल वर्ड हैं जो छात्रों के शायद कहीं समझ में नहीं आ रहे हों। तो आज हम उस टॉपिक को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ और अन्य टॉपिक अपनी क्लास में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा तक हम आपके साथ बने रहेंगे और जिस भी टॉपिक की आपके द्वारा डिमांड की जाएगी, जो भी चीजें आपके समझ में नहीं आई हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, डाउट है प्रश्न में, कहीं प्रिंटिंग की मिस्टेक से आप गलत पढ़ रहे हैं किसी भी पुस्तक में, नोट्स में, चाहे हमारे द्वारा कराया गया हो या कहीं किसी अन्य के द्वारा, तो उसको आप यहाँ डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, या जो हम पढ़ाएंगे उसमें अगर कहीं आपको लग रहा है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई परेशानी उसमें नहीं है। ये अंतिम समय है और चयन की दौड़ में है आप लोग सभी। बहुत ही स्कोरिंग रहेगा आपके 10 नंबर, ये आपको मेरिट में टॉप पर ले जा सकते हैं। फिर से एक बार आप इसका रिवाइजन करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, जाते जाते भी आप डिस्कस अपने यार दोस्त मित्रों के साथ कर सकते हैं। और मैंने अपने सभी स्टूडेंटों को कहा है कि परीक्षा के दिन तक पूरी तरह से मैं आपके साथ हूं। आप जब चाहें तब जो भी समस्या हो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई झिझक मन में नहीं रखें, कोई रोक टोक आपको परीक्षा तक नहीं रहेगी। आप कभी भी विषय से संबंधित, टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी या अपना डाउट क्लियर करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। अभी कल परसों की ही बात है, रात को 11:30 बजे दो आपस में स्टूडेंट थे, एक कहीं और पढ़ा था, एक कहीं और पढ़ा। दोनों ने कुछ चीजें पढ़ी किसी टॉपिक के अंदर, उनको डाउट हुआ तो उन्होंने रात में, जैसा कि मैंने कह रखा है कि आपको कोई पाबंदी नहीं है, पेपर तक, परीक्षा तक आप जब चाहें तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे किया रात को 11:30 बजे। फिर मैंने उनको समझाया, उनका डाउट क्लियर किया कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं और होनी चाहिए। और इन बातों के लिए जहां हम कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, वो ऑथेंटिक चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। चलिए आप बने रहें मेरे साथ। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज एक टॉपिक, जिस अधिनियम का नाम है यहां, इस अधिनियम को हम कह रहे हैं यहां पे स्त्री एक सेकंड आप देखें, हाँ थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी। अब आप देखें आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्त्री तथा लड़की दमन अधिनियम। ये हमारा आज का टॉपिक है। 1956 में ये अधिनियम पारित हुआ है, इस बात को जाने। टॉपिक है स्त्री तथा लड़की दमन अधिनियम 1956। अब हम बात करें तो इस एक्ट का नाम हमने बदल दिया और अभी इस एक्ट को हम अनैतिक व्यापार
निवारण अधिनियम 1956 के नाम से जान रहे हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 यानी इमॉर्टल ट्रैफिकिंग एक्ट है ये। इमॉर्टल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ये जो अधिनियम है ये मई के अंदर 1958 में लागू कर दिया गया था। पारित 1956 में हुआ है, लागू मई 1958 में हुआ है। सामान्य भाषा में अगर आप समझें, आपके अंदर जिज्ञासा हो रही होगी कि समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या किस तरह का कानून है, स्त्री का, लड़की का, क्या अनैतिक व्यापार। तो मैं आपको सामान्य भाषा में समझा दूं, ये जो अधिनियम या ये कानून है ये वेश्यावृत्ति से संबंधित है। इस कानून का संबंध किससे है? वेश्यावृत्ति से। यानी कि आपको क्वेश्चन अगर दे कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर यह कानून बनाया गया, तो इस अधिनियम का उद्देश्य है वेश्यावृत्ति को रोकना। एक ही लाइन में आप उत्तर देंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इस कानून का उद्देश्य आप क्या बताएंगे? इस कानून का उद्देश्य है वेश्यावृत्ति को रोकना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम इसके संबंध में। तो ये कानून जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या चीज पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे कि ये एक अपराध है, यानी वेश्यावृत्ति करना, करवाना, मदद करना, ये सब अपराध है। और वेश्यावृत्ति के अपराध के लिए हम यहां दंड पढ़ेंगे। कौन सी बातें वेश्यावृत्ति के अपराध का गठन करेंगी, ये पढ़ेंगे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किन किन धाराओं में वेश्यावृत्ति के किन किन अपराधों के बारे में बताया गया है और किस तरह से उसका दंड का प्रावधान किया गया है, और वेश्यावृत्ति के निवारण की भी बात हम यहां से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इसकी अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, धारा 1 की बात करें, तो धारा 1 जो है हमको बताती है किसी भी अधिनियम का शॉर्ट टाइटल यानी संक्षिप्त नाम। दूसरा हमको बताती है उस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र, और नेक्स्ट हमको बताती है उस अधिनियम के लागू होने की तिथि। इसके बारे में अभी हमने जाना 1 मई 1958 को यह अधिनियम लागू हुआ। विस्तार क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में यह कानून पूरे भारत में लागू है। संक्षिप्त नाम अभी आपने जाना। इस अधिनियम की धारा 1 ये बताती है कि इस अधिनियम को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के नाम से जाना जावेगा। यह है हमारा सेक्शन 1 या धारा 1। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आराम से हम क्लास को क्लियर कर रहे हैं, कोई हमारी स्पीड नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। सेक्शन 1 क्लियर है।
सेक्शन 1 से अगर किसी एक्ट में प्रश्न आना है तो एक ही प्रश्न आना है, लागू होने की तिथि। यह हमसे किसी अधिनियम का पारित वर्ष पूछ सकता है। अब हम जानते हैं सेक्शन 2 को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो आज पता करें, जान लें कि धारा 2 में हमें पढ़ने को मिलेंगी परिभाषाएं। इस अधिनियम में प्रमुख रूप से काम आने वाले शब्दों को धारा 2 परिभाषित करती है। सबसे पहले हम यहां जानते हैं एक परिभाषा, और वो परिभाषा हमको जाननी है वयस्क की। देखिए, बहुत सारे अधिनियम हैं जो बालकों के श्रम से संबंधित भी हैं, जो महिला अपराधों से संबंधित भी हैं। उन सभी कानूनों में बालक को, वयस्क को, अवयस्क को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आपसे अगर कोई परिभाषा बालक, वयस्क, अवयस्क की पूछता है तो वो आपको अधिनियम का हवाला देगा। वो कहेगा घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार, वो कहेगा फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, वो कहेगा किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, वो कहेगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अनुसार। वयस्क कौन है, बालक कौन है, अवयस्क कौन है। तो जो परिभाषा उस अधिनियम में दी गई है उसी के अनुसार हमको उत्तर देना है। यहां वयस्क कहा है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी जो 18 साल का हो गया हो कंप्लीट, वो इस अधिनियम में वयस्क कहलाएगा। चलिए अगली परिभाषा पे आते हैं। अगली परिभाषा है यहां अवयस्क की। देखिए, ये परिभाषा तो आपको अधिकांश कानूनों में लगभग समान मिल सकती है, पर अवयस्क में आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा। यहां कहा है अवयस्क वो होगा जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। कानून की भाषा में लिख रहा हूं मैं, ना की हो। यानी 16 साल तो पूरे कर लिए और 18 साल पूरे नहीं किए। इसका मतलब है 16 से 18 वर्ष के बीच की आयु का व्यक्ति अवयस्क कहलाएगा। नेक्स्ट जानते हैं, इस अधिनियम के अनुसार बालक कौन होगा। तो धारा 2 हमको बता रही है कि बालक वो होगा जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी न की हो, वो बालक है। अब अलग अलग अधिनियम में बालक की परिभाषा अलग अलग है, तो आपको अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अनुसार अगर याद रखना है तो आपको याद रखना है बालक वो है जिसने 16 साल की आयु अभी पूरी नहीं की है। चलिए अब नेक्स्ट परिभाषा जानते हैं। यहां हम जिस कानून को पढ़ ही रहे हैं उसके संबंध में परिभाषा, एक परिभाषा जानेंगे यहां वैश्यावृत्ति की, एक परिभाषा जानेंगे हम वैश्या की, और एक परिभाषा यहां हम जानेंगे वैश्यागृह की। 3 परिभाषाएं यहां हम जानेंगे, वैश्यावृत्ति, वैश्यागृह और वैश्या।
तो सबसे पहले हम वेश्या को परिभाषित करें कि इस कानून में वेश्या को किस तरह से परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम कहता है कि जो कोई व्यक्ति भाड़े अथवा वस्तु के बदले अपने शरीर को मैथुन के लिए पेश करता है, यानी कोई व्यक्ति जो ऑन रेंट किराए पे 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे के लिए अपने शरीर को सेक्स के लिए किसी को सौंप दे, या किसी वस्तु के बदले, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये मेरे पास रिस्ट वॉच है, कलाई घड़ी है, ये मैं आपको दे दूंगा, और उस व्यक्ति ने कहा ठीक है आप मुझे अपनी कलाई घड़ी दे दें, मैं आपके साथ अपने शरीर को आपके लिए पेश कर रहा हूं। किस काम के लिए? सेक्स के लिए, मैथुन के लिए, संभोग के लिए। तो ये होगा, यानी जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसे हम कहेंगे वैश्या। क्या कहेंगे? वैश्या। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें चलती हैं, आ रही होंगी वर्तमान में, कि वैश्या महिला होती है। ऐसा नहीं है, वर्तमान में पुरुष भी वैश्या होते हैं, यानी पुरुष वैश्या भी आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर पुरुषों ने भी वैश्यावृत्ति का काम शुरू कर रखा है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, वैश्यागृह क्या होगा। वैश्यागृह यानी वैश्या का घर। सामान्य भाषा में समझें तो ऐसा कोई घर, मकान, फ्लैट जहां वैश्या या वैश्याएं निवास करती हों, उसे हम वैश्यागृह कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जानते हैं वैश्यावृत्ति। तो वैश्यावृत्ति का मतलब है कि किसी व्यक्ति के यौन व्यापार या किसी व्यक्ति का यौन व्यापार जिस व्रति में होता है उसे हम वैश्यावृत्ति कहते हैं। तो परिभाषाएं तो आपके दिमाग में क्लियर होंगी। वह व्यक्ति जो अपने शरीर को सेक्स के लिए किसी और को दे दे, भाड़े या वस्तु के बदले, और जहां कोई मकान, फ्लैट, घर ऐसा है जहां वैश्या निवास कर रही है उसे वैश्यागृह, और जहां वैश्याओं का यौन शोषण हो रहा है, यौन व्यापार हो रहा है, उसे हम उस व्यापार को यौन व्यापार या वैश्यावृत्ति के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस अधिनियम की धारा 3 के बारे में। धारा 3 हमको ये बताती है कि वैश्यागृह का संचालन, ये बताया धारा 3 में। पर हम एक बात और जाने कि ये जो कानून है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इसकी धारा 3 से धारा 9 तक में दंड का प्रावधान है। तो अब जानेंगे कि भाई धारा 3 क्या कह रही है। धारा 3 कह रही है वैश्यागृह का संचालन के लिए दंड, यानी जो भी कोई व्यक्ति वैश्यागृह का संचालन करेगा
संचालन करवाएगा या मैनेज करेगा, उसे प्रबंध करेगा, प्रबंधन करेगा, तो उसके लिए धारा 3 में दंड है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको यह याद रखना है कि वेश्यागृह के संचालन के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में। तो आप कहेंगे धारा 3 में, या आपसे कहे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, आप कहेंगे वेश्यागृह के संचालन के लिए दंड का प्रावधान। चलिए दंड जान लेते हैं, क्या दंड हो सकता है। यहां पे दंड हो सकता है 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए एक ही धारा में कई कई तरह के पॉइंट्स बनेंगे, अलग अलग बिंदु बनेंगे, उनके लिए अलग अलग तरह की सजा होगी। यहां हम एक कॉमन और सामान्य बिंदु पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी है यहां इससे दंड पूछने की संभावना बहुत कम है। डायरेक्ट थ्योरी आपसे पूछेगा, दंड का प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना बहुत बहुत कम है। तो एक एक सेक्शन में 10-10 तरह के दंड बनते हैं। कोई ऐसी जगह को वैश्यागृह के लिए किराए पे देगा, पट्टे पे देगा, उसके भवन स्वामी को क्या जो है सजा होगी, बहुत सारी सजाएं। तो आप सामान्य रूप से जाने, हमारी परीक्षा का अंतिम समय है, हम उस तरह से तैयारी करके चलें कि जिससे हमें प्रश्न भी सारे मिले और उनके उत्तर भी हमारे सारे सही हो सके। तो वैश्यागृह के संचालन के दंड का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारा 4। धारा 4 में यह कहा है, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह, ये बात कही है। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए किसी वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपना जीवन निर्वाह करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। इसको समझ लें कि भाई कोई महिला, कोई लड़की है जो वैश्या का काम कर रही है और इस वृत्ति से उसको उपार्जन हो रहा है, कुछ कमाई हो रही है, कुछ पैसे अर्जित कर रही है, और उन उपार्जनों पर, उस कमाई पर कोई अन्य व्यक्ति जो 18 साल से अधिक का होते हुए जीवन अपना चला रहा है, अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, अपना पालन पोषण ऐश मौज सभी काम कर रहा है, तो वो दोषी होगा धारा 4 का। धारा 4 का उसे दोषी माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। दूसरी बात यहां एक और है कि अगर उपार्जन अवयस्क की वेश्यावृत्ति से हो, तो जहां उपार्जन अवयस्क की वेश्यावृत्ति से होगा वहां 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी उसे, और यहां पर इसको 2 वर्ष तक की सजा 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे धारा 5। धारा 5 कह रही है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से उपाप्त करना
इस बात को समझें, सामान्य भाषा में मैं समझाता हूं। कहीं कोई वेश्यागृह का संचालन हो रहा है और वहां कोई व्यक्ति किसी महिला को या किसी व्यक्ति को बार बार ले जाता है। ले जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति इस वेश्यागृह का अंतःवासी हो जाए, यानी वो यहीं पे रहने लग जाए, ऐसा उद्देश्य है। या वो वेश्यावृत्ति के काम में लग जाए, वेश्यावृत्ति करने लग जाए। तो ऐसा कोई काम अगर करता है, बार बार ऐसी जगह ले जाता है जहां दिखाता है उसको ऐसे काम को, जिससे कि वो उसी जगह रह जाए, या वो इस काम में लग जाए, या उसे लगाया जा सके, या उसे इस काम के लिए प्रेरित किया जा सके, ऐसा कोई भी काम करेगा तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है धारा 5 में। यह दो तरह की बातें हैं। अगर ऐसी बात महिला की सहमति से है तो वहां सजा होगी 7 साल तक की, और अगर ऐसी बात महिला की असहमति से है तो यहां सजा 7 साल से कम नहीं है, जिसको बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकेगा। यानी दंड का क्या प्रावधान हो गया धारा 5 में? सहमति से अगर है, सहमति से कोई महिला अगर वहां गई है और उस काम में लग जाए, अंतःवासी हो जाए, वेश्यावृत्ति करने लग जाए, परमानेंट ही उसी स्थान पर रह जाए, तो 7 वर्ष तक की सजा है जो उसको इस काम में लगा रहा है। और अगर वो अपनी मर्जी के बिना कर रही है, जबरदस्ती उससे ऐसा करवाया जा रहा है, उसकी सहमति नहीं है, उसकी इच्छा के बिना, तो सजा होगी 7 साल से कम नहीं है, जिसको बढ़ा के 14 साल तक किया जा सकता है। नेक्स्ट जानेंगे धारा 6 को। धारा 6 में कहा है वेश्यावृत्ति के लिए निरुद्ध करना। इस बात को भी समझे, निरुद्ध करना से क्या आशय होगा। आपने किसी महिला को कहा कि आपको वेश्यावृत्ति का काम करना है, उसने विरोध किया, मना किया, तो आपने क्या किया, उसको कहीं छिपा दिया, उसको कहीं बंद कर दिया, अन्य लोगों की आंखों से उसे दूर कर दिया, तो इसे कहेंगे हम निरुद्ध करना। यानी कि तब तक बंद करके रखा जब तक वो अपनी कंसर्निंग आपको नहीं दे दे, सहमति आपको नहीं दे दे। तो वेश्यावृत्ति के लिए जो भी कोई किसी व्यक्ति को बंद करके रखता है, छिपा के रखता है, जबरदस्ती कराने के उद्देश्य से, तो उसके लिए यहां सजा है। उसके लिए क्या सजा हो सकेगी यहां? उसके लिए यहां सजा हो सकेगी 7 वर्ष से आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास। 2 तरह की सजा का प्रावधान यहां किया गया है। बहुत सारे बिंदु होते हैं यहां पे, इतना डिटेल हमको नहीं जाना है। आपको तो ये याद रखना है कि धारा 6 में है क्या। धारा 6 में यह है कि वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से अगर कोई किसी को निरुद्ध करता है, कहीं छिपा देता है, कहीं बंद कर देता है किसी वेश्यागृह में या किसी अन्य स्थान पर, और किस लिए कि उससे वेश्यावृत्ति कराई जा सके, तो उसके लिए या तो सजा होगी 7 साल से आजीवन, और अगर यह सजा नहीं हुई तो उसको सजा होगी 10 साल तक। तो 10 साल तक के कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं धारा 7 के बारे में। धारा 7 हमको कह रही है सार्वजनिक स्थान या उसके
200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति, तो जो भी कोई लोक स्थान यानी पब्लिक प्लेस, और पब्लिक प्लेस आप जानते हैं मंदिर है, स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है, ये सब पब्लिक प्लेस हैं। यहां पर इनकी पेरीफ्री में 200 मीटर के अंदर कोई वेश्यावृत्ति करता है जिसको मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस के द्वारा विहित किया गया है ऐसा स्थान, तो इसके लिए 3 महीने तक की सजा हो सकती है। अलग अलग सजाएं हैं, इसमें भी और आगे कुछ बातें होंगी। जैसे इन स्थानों का कोई संरक्षक अथवा स्वामी रहते हुए किसी वैश्या को इन स्थानों को प्रयोग करने के लिए दे देता है, तो प्रथम बार के लिए अलग दंड होगा, दूसरी बार दोषसिद्धि के लिए अलग दंड होगा। तो अलग अलग प्रकार के दंड यहां पर हैं, पर अभी हम यहां जान रहे हैं तो यहां 3 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा, और हम यहां ये भी कह सकते हैं कि 6 मास तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। ये यहां पर धारा 7 में बात है। धारा 8 में जानते हैं, धारा 8 में कहा है वेश्यावृत्ति के लिए विलुब्ध करना। अब ये शब्द है, ये बड़ा अटपटा है, इसको क्लियर करें। विलुब्ध मतलब मांग करना, याचना करना यानी रिक्वेस्ट करना, या प्रार्थना करना। यहां धारा 8 में यह कहा है कि जो भी कोई वेश्यावृत्ति की मांग करेगा, डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, विलुब्ध करेगा, तो धारा 8 के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। जहां कहीं कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान से दिखाई दिए जाने वाले स्थान, चाहे वो खिड़की हो, दरवाजा हो, बालकनी हो, फ्लैट हो, वहां उस स्थान से ऐसा कोई शब्द, ध्वनि अथवा शरीर के अंग का प्रदर्शन करता है जिससे वेश्यावृत्ति की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, तो उसे दंडित किया जाएगा। दंडित कैसे किया जाएगा? 6 महीने तक के कारावास से और 500 रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। पहली बार दोष सिद्ध होने के बाद अगर दोबारा ऐसा कर रहा है और दूसरी बार फिर से दोष सिद्धि हो गई, तो 1 साल तक के कारावास और 500 रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। यानी यहां देखिए, सीधा सीधा मैं आपको भाषा में समझा दूं, अगर कोई महिला आपके लिए ऐसा कोई इशारा करे जिससे ये पता चल रहा है कि वो वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से आपको ऐसा इशारा या मांग या डिमांड आपसे की जा रही है, या कोई व्यक्ति करे, महिला शब्द ना कहकर हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा इशारा आपको करता है और जिसको आप देखते या सुनते हैं किसी लोक स्थान से, तो उसे दंडित किया जाएगा। तो यहां इस बात के लिए भी दंड की व्यवस्था है। नेक्स्ट हम जानेंगे दंड के लिए अंतिम सेक्शन है यहां धारा 9। धारा 9 कहता है प्राधिकार में रखते हुए वेश्यावृत्ति में लगाना। इसको समझना है हमें। धारा 9 क्या कह रही है? धारा 9 कह रही है कि कोई भी व्यक्ति आपकी अभिरक्षा में है। अभिरक्षा तो आप सब लोग समझते हैं, कस्टडी। तो आपकी कोई कस्टडी में है, जैसे हॉस्टल्स होते हैं,
अब उन हॉस्टल्स में रहने वाली महिलाएं या बालक जो होते हैं या लड़कियां जो होती हैं वो वार्डन की कस्टडी में होती हैं। जेल को समझें, जेल में जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स जो होते हैं, वो जेलर की कस्टडी में होते हैं या वहां के अधिकारी कर्मचारियों की कस्टडी में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनसे वैश्यावृत्ति कराई जाएगी, उनको लगाया जाएगा वैश्यावृत्ति में, या कोई उकसाएगा, प्रेरित करेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा जो 7 साल से आजीवन हो सकेगा। या जो धारा 6 कह रही है सेम दंड धारा 9 में है। एक का दंड आप याद रख लेंगे, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। या 10 वर्ष तक का कारावास, इससे दंडित किया जाएगा। तो ये देखिए धारा 9, प्राधिकार में या अभिरक्षा में या कस्टडी में कोई किसी को रखता है और उसे वैश्यावृत्ति में लगाता है या लगाने का प्रयास करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। ये है हमारी धारा 9। तो ये तो थे हमारे दंड के संबंध में प्रावधान। उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। धारा 3 वैश्यागृह का संचालन, 4 वैश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह, 5 वैश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, 6 वैश्यावृत्ति के प्रयोजन से निरुद्ध करना, 7 लोक स्थान अथवा 200 मीटर के भीतर वैश्यावृत्ति कराना, 8 वैश्यावृत्ति की मांग, याचना, प्रार्थना या उसके लिए विलुप्त करना, और 9 अभी हमने जाना अभिरक्षा या प्राधिकार या कस्टडी में रखते हुए वैश्यावृत्ति कराना। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो वैश्यावृत्ति के अपराध हैं, ये तो हमने जान लिया कि ये क्या है, अपराध है। तो एक बात हम यहां जाने कि ये कैसा अपराध है, संज्ञेय। और ये जो अपराध है ये जमानतीय अपराध है। संज्ञेय होने के साथ साथ आपने देखा होगा, देखिए आए दिन बहुत सारे होटल्स पे, स्पा पे पुलिस की रेड पड़ती है और वहां से कॉल गर्ल्स जो है पकड़ी जाती हैं, पुरुषों के साथ महिलाएं जो है बहुत सारी पकड़ी जाती हैं जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं। तो वहां पे धारा 3 सीधी सीधी यूज में आ रही है, वैश्यागृह का संचालन। तो जो संचालन कर रहा है, और किराए का मकान है तो उसका जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए भी प्रावधान है, सीज कर दिया जाएगा मकान को 3 साल तक बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। वो आगे 3 साल तक तो देगा ही नहीं किराए पे, और उसके बाद अगर देगा तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको ऐसे स्थान को किराए पर या पट्टे पर या लीज पर देने के लिए। बहुत सारे प्रावधान है, आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से जान के और समझ के चलें। ज्ञान लेने के लिए आपके पास पूरा जीवन पड़ा है, और सारे अधिनियम आप आईपीसी सीआरपीसी तो मोस्टली ही आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ने वाले भी हैं। पर अभी हमें 10 अंकों की जरूरत है, और 10 अंक के हिसाब से आपके जानने की जो बात है वो ये है कि ये जो अपराध है ये संज्ञेय और जमानती है। दूसरी बात यह है प्रश्न के हिसाब से कि ये जो अपराध हैं इनका विचारण कहां होगा। विचारण का मतलब अगर आप जाने तो ट्रायल कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे मामलों को कहां सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे मामलों को कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं सुनेगा जो महानगर मजिस्ट्रेट से नीचे का होगा या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय होगा। वो ऐसे मामलों को नहीं सुनेगा, या तो ये सुनेगा या इससे ऊपर वाला कोर्ट ऐसे मामलों को सुनेगा। एक और बात, इन मामलों को सुनने के लिए सेक्शन 22 के अंदर जो है
स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय की भी राज्य सरकार के द्वारा व्यवस्था, केंद्र सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी। तो इतना आपके समझ में आया, संज्ञेय है और जमानती है। ट्रायल या विचारण या कहां सुना जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। चलिए नेक्स्ट बात हम जानते हैं, अपराधों का विचारण धारा 14 हमको बताती है। धारा 15 में यह कहा है कि आपको किसी वेश्यागृह में जाकर तलाशी लेने की शक्ति है, यानी प्रवेश करने का अधिकार है। पर किसको होगा ये अधिकार? ये अधिकार होगा सब इंस्पेक्टर, पुलिस उपनिरीक्षक लेवल के अधिकारी या इससे ऊपर के अधिकारी को। वो कहीं भी सूचना मिलने पर, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको ऑर्डर दिए जाने पर ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। पर उसकी रैंक क्या होगी? कम से कम उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर लेवल, उप निरीक्षक स्तर का वो अधिकारी या उससे बड़े स्तर का वो अधिकारी होगा। इससे नीचे के स्तर के अधिकारी को वेश्यागृह में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति नहीं है। ये सेक्शन 15 हमको बताता है। सेक्शन 16 हमको ये बताता है कि आप जब प्रवेश करेंगे, यानी एसआई या पुलिस उपनिरीक्षक लेवल के अधिकारी ने कहीं किसी वेश्यागृह में प्रवेश किया तो वो वहां से बालकों को छुड़ाने की शक्ति भी रखता है। तो न्यायालय के आदेश से वो बालकों को छुड़ाएगा और छुड़ाने के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे काम की बात है कि वेश्यावृत्ति के निवारण की व्यवस्था कहां की गई है। तो आप कहेंगे धारा 18 से धारा 20 में वेश्यावृत्ति के निवारण की जो है व्यवस्था की गई है। चलिए जानते हैं धारा 18 हमको क्या बता रही है। धारा 18 हमको ये बता रही है कि वेश्यागृहों को बंद करना, वेश्यागृह को बंद करना और वहां जो अपराधी हैं उन अपराधियों को वहां से बेदखल करना, ये धारा 18 बता रही है। भाई क्या होगा, किसी भी मामले में सूचना मिलेगी, इत्तला दी जाएगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट पुलिस को कहेगा कि भाई ऐसी ऐसी सूचना है हमारे पास, तो आप जाके जांच करें। एसआई लेवल या उससे ऊपर का अधिकारी उस स्थान पर जाएगा, जांच करेगा कोर्ट के ऑर्डर को लेके, और वहां पाया गया कि वेश्यागृह चल रहा है तो उसको पावर होगी कोर्ट की तरफ से कि उसको बंद कराए और वहां पर जो अपराधी रह रहे हैं उनको वहां से बेदखल कर दे। नेक्स्ट धारा 19। धारा 19 में यह कहा है कि जो भी व्यक्ति वेश्यावृत्ति के काम में लगा हुआ है और वो अब उस काम को निरंतर रूप से नहीं करना चाहता, उसको छोड़ना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, तो वो मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करे और प्रार्थना करके कहेगा कि मुझे यहां से निकाला जाए और मुझे संरक्षण गृह या सुरक्षा गृह, यानी वेश्याओं को सुरक्षा गृह भेजा जाए, यानी सुरक्षा गृह की, आवास की जो है इनके लिए सुधार गृह में इनको भेजा जाए, इस बात की व्यवस्था की जाए। धारा 19 और धारा 20 निवारण व्यवस्था कर रही है, अंतिम धारा है निवारण व्यवस्था की। और धारा 20 में कहा है कि वेश्यागृहों को, वेश्याओं को या वेश्यागृहों को उनके स्थान से हटाना।
तो भाई जब जब मजिस्ट्रेट को न्यायालय में सूचना मिलती है, कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, कोई समस्या बताई जाती है कि कहीं ऐसे स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर, गली में, मोहल्ले में, ऐसे स्थानों पर जहां पर लोग दूषण होने की पूरी पूरी संभावना है, समाज पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है, तो वहां बताया जाता है न्यायालय को कि भाई इन स्थानों को आप यहां से हटा दें। तो न्यायालय या कोर्ट या मजिस्ट्रेट आदेश देगा और धारा 20 में ऐसे वेश्यागृहों को उनके स्थानों से या वेश्याओं को उनके स्थानों से हटाया जा सकेगा। तो ये था हमारा आज का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, जिसके अंतर्गत हमने वेश्यावृत्ति के अपराध और दंड और निवारण व्यवस्था को जाना। उम्मीद है आप सभी के ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा, और यहां से अगर अब कोई प्रश्न आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत करके आएंगे। आप एक एक बार इसको रिवाइज करें, और फिर भी दिक्कत आए तो आप बार बार इसको देख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, संक्षिप्त में मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से समय कम है और ज़्यादा अब आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको ज़्यादा पुस्तकें अब नहीं देखनी है, कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। मोटा मोटा जहां जहां से प्रश्न आने वाले हैं उन टॉपिकों को आपको टच करके चलना है। तो ये था हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं रिकॉर्डिंग को शायद ये देख रहा दबाऊं क्या? यार चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको रोकना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम जान रहे हैं यहां पर, वो टॉपिक है हमारा बाल विवाह अवरोध अधिनियम। इस बात को हम जान रहे हैं, और ये हम जान रहे हैं 1929 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। अभी इससे पहले हमने अनैतिक व्यापार को जाना। अब हम जानेंगे बाल विवाह अवरोध अधिनियम। तो आप जाने इस अधिनियम का पारित वर्ष है 1929। देखिए, एक व्यक्ति हुए हैं जो अजमेर के रहने वाले हैं और कानून का ज्ञान रखते हैं, कानूनविद हैं, जिनका नाम है हर विलास शारदा। इन्होंने क्या किया, बाल विवाह को
बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह अधिनियम 1929 में पारित करवाया, जिसका नाम है बाल विवाह अवरोध अधिनियम। हरविलास सारदा के प्रयासों से यह कानून बना, इसलिए इस कानून को सारदा एक्ट भी कहते हैं। तो कोई सा भी नाम आए, अगर 1929 का आपसे पूछ रहा है तो उसका उद्देश्य सारदा एक्ट पूछने का है। ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ये 1 अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1930 को। तो ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 को। देखिए प्रश्न, सारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 को। ये पारित वर्ष है। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। किसके प्रयास थे? हरविलास सारदा के। कानून का नाम क्या है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 या शारदा एक्ट 1929। तो शारदा एक्ट में क्या था? विवाह की आयु निर्धारित की गई। क्या आयु निर्धारित की गई? लड़कों के लिए की गई 18 साल और लड़कियों के लिए की गई 14 साल। यह था शारदा एक्ट। यहां से पूछ सकता है कि शारदा एक्ट के समय निर्धारित आयु विवाह की क्या थी? तो लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। चलिए, उसके बाद संशोधन हुआ है 1949 में, 1956 में, 1978 में। 78 में जो संशोधन हुआ है उसमें यह संशोधन हुआ कि लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु होगी 18 साल, जो कि अभी तक वर्तमान में प्रचलन में है। पर अभी मोदी साहब एक देश एक कानून लेके आ रहे हैं। इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है, जिस संशोधन को दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी लागू नहीं हुआ है। क्या मंजूरी दे दी है? मंजूरी ये दे दी है कि लड़का और लड़की दोनों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष होगी। ये मंजूरी दे दी है। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, साइंटिफिक रीजन भी हैं और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको देखते हुए ऐसा किया गया है। तो दिसंबर 21 में कैबिनेट ने मंजूरी दी है लड़के और लड़की दोनों के लिए विवाह योग्य आयु 21 वर्ष करने की। अभी की नहीं है, करने की मंजूरी दी है, लागू नहीं हुआ है। वर्तमान में अभी भी आज की तारीख में भी जो विवाह हो रहे हैं उनमें लड़की के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। भाई जिस भाई को भी शादी करना है जल्दी कर लें, नहीं तो फिर लड़कियों के लिए 21 वर्ष आयु नेक्स्ट टाइम से होने वाली और कुछ ही समय में ये लागू भी कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम जाने इसके संबंध में तो एक जीके का एक सामान्य प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक तिथि गई है जिसे आप कहते हैं अक्षया तृतीया। क्या कहते हैं? अक्षया तृतीया कहते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अभी भी अक्षय तृतीया के दिन एक वीडियो वायरल हुआ है, कुछ जोड़े जो है सामूहिक उनका विवाह हो रहा है, जिसमें से एक जोड़े को उसके पिता को गिरफ्तार भी बाल विवाह के संबंध में किया गया है। अक्षय तृतीया को होते हैं सबसे ज्यादा। या एक और तिथि है पीपल पूर्णिमा। अक्षय तृतीया को आप साधारण भाषा में
आखा तीज भी कहते हैं। तो ये बात है, हमारी सामान्य सी चर्चा थी अभी तो हमारी शारदा एक्ट के संबंध में। अब हम पूरी तरह से शारदा एक्ट को अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे शारदा एक्ट की डिटेल और आगे जो हमारा कानून है, इसके बाद का जो कानून है 2006 का बाल विवाह अवरोध अधिनियम, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।